है एवरीवन, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल द्वारका स्टडीज। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी क्लास 10th का न्यू सपोर्ट मटेरियल ज्योग्राफी का चैप्टर सेकंड यानी कि वन और वन्य जीव संसाधन के बारे में। तो भाई चैप्टर के इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। यानी कि वन यानी कि हम यहाँ पर जंगलों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और उन जंगलों में रहने वाले जो जीव हुआ करते थे, यानी कि जो जो सभी जीव संसाधन यानी कि जो सांस लिया करते थे, उन्हीं सब के बारे में हम यहाँ पर इस चैप्टर में क्लियर करने जा रहे हैं कि इस पृथ्वी पर कितने प्रकार के पक्षी, पौधे, पेड़ पौधे, जानवर पाया जाया करते थे। यानी कि भारत अपने फ्लोरा में अति समृद्ध था। ठीक है, अति वाला फ्लोरा यानी कि भाई अपने जीव संसाधनों में अति समृद्धता भरा हुआ था। भारत में लगभग 47,000 पौधे पाए जाते थे। पौधे अलग अलग प्रकार के इनकी प्रजातियां पाई जाती थी। लगभग 15,000 पुष्प पाए जाते थे, यहाँ पर फूल पाए जाते थे, इनकी प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती थी। और भारत अपने प्राणी जात को फौना कहते हैं, इनमें भी अति समृद्ध था, जिसमें तुम्हारे 81,000 से अधिक प्राणी प्रजातियां थी और पक्षियों की संख्या 1200 से ज्यादा थी और मछलियों की संख्या 2500 से ज्यादा पाई जाया करती थी। कहां पर? इस भारत के अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। भारत में 5 प्रकार के वन पाए जाते थे। हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर? भारत में प्रकार यानी कि किस चीज के? वनों के। वन कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। पहला उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, कटीले वन, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन। कौन कौन से होंगे? उष्णकटिबंधीय सदाबहार, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, कटीले, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन। ठीक है, ये हमारे कुछ 5 प्रकार के प्रकार हो गए। ठीक है, आगे जो प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की बेहतरीन वन्य जीवन परियोजनाओं में से एक है और इसकी शुरुआत जो थी 1973 में 1973 में हुई थी। किसकी शुरुआत हुई थी? प्रोजेक्ट टाइगर की। ठीक है, जो कि क्या था? वह विश्व की बेहतरीन वनों को अच्छा बनाने की कुछ परियोजनाएं थी। और भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम 1972 यानी कि हमारी सरकार ने, भारत की सरकार ने वनों के जीवन को बचाने के लिए 1972 में एक कानून, एक नियम लागू किया और उसके बाद में 1980, 1986 और 1991 में इसमें कुछ नए नए प्रावधान किए गए। यानी कि इस जो हमारा नियम बनाया गया था, इसमें नए रूल्स भी जोड़े गए। कब कब जोड़े गए थे? 1980, 1986, 1991 में। ठीक है, और ये अधिनियम बना कब था? 1972 में था। अधिनियम क्या था कि भारत के जो वन्य जीवन होगा उसकी रक्षा के लिए इसे बनाया गया था। वनों और वन्य जीवन का विनाश मात्र जीवन विज्ञान का विषय ही नहीं है। मतलब आपको पता है भारत के अंदर वन और वन्य जीवनों का धीरे धीरे विनाश होता जा रहा है, जिसके कारण सरकार ने इन्हें बचाने के लिए, इनके संरक्षण के लिए कई सारे कदम उठाए हैं। ठीक है, भारत में बड़े प्राणियों में से कौन कौन आते हैं? भारत में जो बड़े बड़े प्राणी होते हैं उसमें स्तनधारी आते हैं, जिसके अंदर 79 और 79 जातियां होती हैं। और पक्षियों की 44 जातियां हैं। सरीसृप जो होते हैं वो 15 जातियां, और जल में रहने वाले जल स्थल चर जो होते हैं वो 3 जातियां खत्म हो चुकी हैं, लुप्त। यानी ये इतने खत्म होने की तादाद में है, इनका खतरा झेल रही है। लगभग 1500 पौधे की जातियों के भी लुप्त होने का खतरा है। पौधे भारत के अंदर जंगलों को इतना ज्यादा काटा गया जिनसे इनके लुप्त होने यानी कि खाली होने, खत्म होने का खतरा बना हुआ है। टैक्सोल नामक एक रसायन था, एक केमिकल था, जो कि हिमालयन यज्ञ से निकाला जाता था और विश्व में सबसे अधिक बिकने वाला कैंसर औषधि था, जिससे कि कैंसर से बचाया जाता था। और कौन सा होता था? टैक्सोल नामक, याद रखना, जो कैंसर के बचाने के लिए उपयोग किया जाता था। निकोबारी मेगापॉड एक संकटग्रस्त पक्षी प्रजाति है और एक अमेरिका की जो नागरिक है, अमेरिकी नागरिक का औसत संसाधन उपभोग एक सोमाली नागरिक के औसत संसाधन उपभोग से 40 गुना ज्यादा है। यानी कि जो अमेरिका का एक नागरिक है ना, वो इतने संसाधनों का उपयोग करता है जो सोमाली के इतना एक नागरिक करता है, उसके 40 गुना वहां पर अमेरिका में वहां के नागरिक संसाधनों का उपयोग करते हैं। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, यूएनओ है, इसकी एक रिपोर्ट पास हुई थी और उस रिपोर्ट से पता चला कि भाई भारत की प्रति व्यक्ति केवल 28 वृक्ष है। मतलब अगर भारत के अंदर इतने वन हैं, इतने पेड़ हैं अभी इस समय पर, कि अगर एक व्यक्ति के खाते में कितने आ रहे हैं? 28। जबकि कनाडा में कितने? 8,953, यानी कितने वन हैं? रूस में 4,461 और अमेरिका में 716 और चीन में 102। यानी कि हमारे इंडिया के अंदर काफी कम वृक्षों की संख्या है। प्रत्येक 5 वर्ष में हमारा पर्यावरण 1 सेल्सियस से ज्यादा गर्म होता जा रहा है। आप देख रहे हो कि पहले इतनी ज्यादा
गर्मी नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब धीरे 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 गर्मी की स्थिति बढ़ती जा रही है, जिसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि हमारे यहाँ पर पेड़ पौधों की संख्या, वनों की संख्या धीरे 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 कम होती जा रही है। ठीक है, और अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण को बचाने के लिए और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ यानी कि IUCN के अनुसार पौधों और प्राणियों को निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा जाता है। पौधे और प्राणियों को किन श्रेणियों में बांटा जाता है? जैसे भाई देखो ये रहे हमारे, पहला सामान्य जातियां, संकटग्रस्त जातियां, सुभेग जातियां, दुर्लभ जातियां, ठीक है, और स्थानिक जातियां और लुप्त जातियां। इनके बारे में पढ़ते हैं। ये हमने क्या जाने यहाँ पर, ये हमारे थे आपके पौधों और प्राणियों की जातियां थी, है ना, कुछ जो विभाजित किया गया है अलग अलग श्रेणी में। तो पहली श्रेणी है हमारी सामान्य जातियों की। ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, जैसे पशु हो गए, शाल हो गए, चीड़ हो गए, कृतक हो गए इत्यादि। और संकटग्रस्त जो कि संकट में फंसी हुई हैं, ये वे जातियां हैं जिनकी लुप्त होने का खतरा बना हुआ है। ठीक है, और जिन विषय परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है, जिन ऐसे कौन से कारण होंगे जिनकी संख्या इनसे कम हुई है, यदि वे अगर जारी रहते रहे, यानी कि देखो कौन से कारण है, पॉल्यूशन अत्यधिक होना, लोगों का अलग अलग नए नए नेटवर्क आना जिनके कारण पक्षियों को नुकसान पहुंच रहा है, और यदि ऐसा ही चलता रहा तो ये जातियां और भी ज्यादा, ये जो वन और ये जो पक्षियां होंगे और ज्यादा संकटग्रस्त होते चले जाएंगे यदि वह जारी रहता है, यानी कि कंटिन्यू रहता है। तो इन जातियों का जीवित रहना कठिन है। उदाहरण के लिए काला हिरण हो गया, मगरमच्छ हो गया, भारतीय जंगली गधा हो गया, गैंडा हो गया, शेर, पूंछ वाला बंदर हो गया, संगाई इत्यादि इन लोगों की अभी संकटग्रस्त जातियां कहलाती हैं, क्योंकि लोग इनका अभी भी शिकार इत्यादि में लगे हुए हैं। इन पर जब तक नियंत्रित नहीं किया जाएगा, जब तक इन्हें बचाया नहीं जा सकता। अब सुभेग जातियां कौन सी होती हैं? ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या घट रही है, धीरे 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 जो पेड़ पौधे, जो पक्षी धीरे धीरे घटते जा रहे हैं, उन्हें सुभेग जातियों में जोड़ा गया। यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियां नहीं बदल जाती, यानी कि जो इनकी जातियों को, इनके जितनी भी जातियां हैं उन्हें अगर इनकी श्रृंखला को जो कम कर रहा है उन पर कंट्रोल नहीं किया जाएगा, तो ये भी धीरे 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 संकटग्रस्त होती चली जाएंगी। तो ये संकटग्रस्त जातियों में श्रेणी में शामिल हो जाएंगी, जैसे नीली भेड़ हो गई, एशियाई हाथी हो गई, गंगा नदी की डॉल्फिन हो गई। धीरे धीरे ये खत्म होती जा रही है। क्यों? क्योंकि अभी लोग इनको अपने शिकार में लगे रहते हैं। ठीक है, दुर्लभ जातियां जिनकी संख्या कम होती है, इन जातियों की संख्या बहुत ज्यादा कम और सुभेग है, और यदि इनकी प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियां नहीं बदलती तो ये बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। जैसे हिमाचल में भूरे भालू पाए जाते हैं, एशिया में जंगली भैंसे, और रेगिस्तान में जो लोमड़ी पाई जाती है, इनकी पहले से जातियां काफी कम है, और लोग इन्हें अभी भी इनका दोहन हो रहा है। अगर इन्हें नहीं बचाया गया तो ये पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, आगे स्थानिक जातियां कौन सी होती हैं? जो अलग अलग स्थान के हिसाब से पाई जाती हैं, जैसे कि प्राकृतिक और भौगोलिक सीमाओं से अलग अलग विशेष क्षेत्रों में पाए जाने वाली को स्थानिक जाति है। जैसे कि भाई ठंडों के अकॉर्डिंग जो चीज उत्तर में पाए जाते होंगे, जो जानवर जो पक्षी वो उत्तर में होंगे, और जो दक्षिण में पाए जाते होंगे वो दक्षिण में होंगे, ये कहते हैं स्थानिक। जैसे अंडमानी टोल, निकोबार का कबूतर, अंडमानी जंगली सुअर और अरुणाचल प्रदेश के मिथुन हो गए। ठीक है, लुप्त जातियां कौन सी होती हैं? वे जातियां जो इनके रहने के आवास में खोज करने पर अनुपस्थित पाई जाती हैं। जब इनके बारे में, इनके रहने का आवास का खोजा जाता है और ये वहां पर नहीं मिलती है, इसका मतलब वे लुप्त हो चुकी हैं। और ये उपजातियां स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीप या फिर पूरी पृथ्वी से लुप्त हो गई हैं। जैसे कि एशिया का चीता हो गया, गुलाबी सिर वाली बत्तख हो गई, जो कि आज पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा नेक्स्ट कि भाई वन क्षेत्र के कम होने के क्या कारण है? जो आज जंगल, पेड़ पौधों की संख्या कम हो रही है ना, उसके ऐसे कौन से रीजन है जिसकी वजह से वो कम हो रही है? पहला रीजन, कृषि क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। सबसे बड़ा रीजन तो क्या होगा भाई कि जनसंख्या बढ़ रही है, और यदि जनसंख्या बढ़ रही है तो उस जनसंख्या के बढ़ने के कारण लोग अपने भरण पोषण के लिए, अपने पेट को भरने के लिए जंगलों को काटते हैं और उनका सफाया करने के बाद वहां पर कृषि करते हैं, यानी कि वो कृषि के विस्तार के लिए वनों को काट देते हैं। तो सबसे बड़ा कारण समझ आ गया आपको पहला। दूसरा, बड़ी बड़ी विकास परियोजनाएं, जैसे रेलवे का निकलना, नदी घाटी बनना, और अलग अलग लोग विकास के
कार्य के कारण अलग अलग जो वन होते हैं जहां पर बीच में बाधा डालते हैं उनके विकास में, वे उनको काट देते हैं, जिसके कारण वन क्षेत्र कम हो रहे हैं। और तीसरा, लोग खनन इत्यादि पर ज्यादा अत्यधिक ध्यान देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, वन क्षेत्र कम होते हैं। और पशु चारण करना, ईंधन के लिए लकड़ियां काटना, ये भी कुछ हमारे कारण है जिससे वन क्षेत्र कम होते हैं। और औपनिवेशिक वन नीति, औपनिवेश का मतलब है जब अंग्रेजों ने जो वन की नीतियां बनाई थी, पॉलिसी बनाई थी, आज भी उनका यूज करना, ये वन क्षेत्र के कम करने के कारण है। अगर इन्हें हमें बचाना है, इसके बचाने के उपाय, तो इन सभी चीजों को हमें क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक बताइए कि इसके अंदर जो जैव विविधता पाई जाती है, विविधता यानी कि जो चेंजेस पाए जाते हैं, इसको किस प्रकार कम किया जा सकता है ना। कम करने वाले कारक, सबसे पहले अत्यधिक जनसंख्या है, ठीक है, जैव विविधता को जो कम कर रही है हमारे देश के अंदर। और वन्य जीव आवास का विनाश हो रहा है, जो वनों में रहने वाले जीव हैं उनके रहने की जगह खत्म होती जा रही है, जिसके कारण वो भी खत्म होते जा रहे हैं, वो भी लुप्त होते जा रहे हैं। वन जीवों का आखेटन हो रहा है, आखेटन यानी कि उनका शिकार कर रहे हैं लोग, आखेट कर रहे हैं। और वन्य जीवों का अवैध शिकार, बिना सरकार के पूछे जब लोग कोई कार्य करते हैं तो उसे अवैध माना जाता है। और पर्यावरण का प्रदूषण होना, जिसके कारण जैव विविधता असंतुलित हो रही है। अति उपभोग करना चीजों का, और दवानल, जंगल की आग, जंगल में आग वगैरह लगना, जिसके कारण हमारी जैव विविधता कम हो रही है, ठीक है। इसके कुछ कारक हो गए। अगला, इसको बचाने के, अगर जैव विविधता को बचाना हो तो उसके लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी है, हमें जनसंख्या, आगे परिस्थिति की विविधता का संरक्षण करना है ना। और हमारे जीवन के साध्य संसाधन जैसे पानी, हवा, मिट्टी, इसको बचाना, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पोल्यूशन फैल रहा है, इन सारी चीजों को बचाना। वनस्पति और पशुओं में जिस विविधता का संरक्षण करना, यानी जो जिस विविधता है, विविधता यानी कि जैव विविधता है, यहाँ पर इसका मतलब जैव विविधता है, उसको बचाना। और जीवन की गुणवत्ता, क्वालिटी को बनाए रखने के लिए, ठीक है। आगे, वन और वन्य जीवन को बचाने के लिए उपाय बताइए कि वनों को और वनों में रहने वाले जो जीव हैं उनको किस प्रकार बचाया जा सकता है। तो सबसे पहली चीज होगी, इसे बचाने के लिए लोग समुदायों के बीच जागरूकता पैदा करें कि लोग पेड़ों को ना काटें और जानवरों को कोई भी नुकसान ना पहुंचाएं, उनके रहने के आवास को सुरक्षित रखें। राष्ट्रीय वन जीवन सुरक्षा कार्यक्रम की शुरुआत करें, अलग अलग कार्यक्रम चलाए जाएं सरकार के द्वारा। राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव पशु विहार की स्थापना की जाए, यानी कि नेशनल पार्क बनाए जाएं, ठीक है, जहां पर पशुओं को रखा जाए। और वन्य जीवों के अवैध शिकार जो हो रहे हैं, इससे संबंधित वस्तुओं पर रोक टोक लगाई जाए। जो प्रोजेक्ट टाइगर चलाया था, इन ऐसी लक्षित परियोजनाओं को और भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए, जिससे कि वन और वन में रहने वाले जीवों को बचाया जा सके, ठीक है। अब वनों का जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है, 3 भागों में किया जाता है। पहला होता है हमारा आरक्षित वन, दूसरा रक्षित वन, तीसरा अवर्गीकृत वन। अगेन, आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। आरक्षित वन वे वन होते हैं जो इनको बचाने में सबसे ज्यादा मूल्यवान होते हैं। वनों को और वन के जीवन, जो वन में रहने वाले जो लोग हैं, जानवर हैं, उनको बचाने में, उनको संरक्षण करने में जो सर्वाधिक मूल्यवान होते हैं, जो हेल्पफुल होते हैं, वे आरक्षित वन कहलाते हैं, ठीक है। जो वन जिनके अंदर जानवर रहा करते हैं और अपने जीवन को सुरक्षित महसूस करते हैं, वो आरक्षित वन होते हैं। देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित कर दिए हैं सरकार के द्वारा, जिससे कि वन्य जीवों को सुरक्षा दी जा सके। रक्षित वन कौन से होते हैं? वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित है, यानी कि टोटल अगर वन 100 है, उनमें से 75 जो वन होंगे वो सरकार के द्वारा रक्षित है, यानी कि बिल्कुल सुरक्षित है। और इन वनों को अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा सरकार के द्वारा की जाती है, ठीक है, वो रक्षित वन होते हैं। अवर्गीकृत है ना, जो कि अभी क्लासिफाइड नहीं है। अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो कि सरकार और व्यक्ति और समुदाय के स्वामित्व में होते हैं, सबके स्वामित्व में होते हैं, वे अवर्गीकृत होते हैं, ठीक है। हमने 3 पढ़ा यहाँ पर वनों के वर्गीकरण, कौन कौन से? आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा समुदाय और वन संरक्षण किसे कहते हैं। हमारे देश के कई समुदायों में प्रकृति पूजन की बहुत पुरानी मान्यता है, यानी कि हम टॉपिक है हमारा समुदाय और वन संरक्षण। आपको पता होगा पुराने समय पर जो कृषक होते थे, जो किसान होते थे, वो आज भी पुराने समय पर और आज भी
हमारे समाज में प्रकृति की पूजा की जाती है। लोग पत्थरों की भी पूजा करते हैं, मिट्टी की भी पूजा करते हैं, क्योंकि वो नेचर, वो हमारा वातावरण ही है जो हमें आज हमारे जीवन को सुरक्षित किए हुए है। आज जिस मिट्टी पर, जिस जमीन पर हम रह रहे हैं, वो भी एक एटमॉस्फेयर के अंदर आता है। तो इसलिए हमारे देश के कई समुदाय ऐसे हैं, कई धर्म ऐसे हैं जो कि प्रकृति की पूजा करते हैं, उनकी मान्यता चली आ रही है। और हम में से कई लोग पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, इनको पवित्र भी मानते हैं। और सरिस्का बाग रिजर्व में राजस्थान के गांव के लोग जो है वन जीव रक्षण अधिनियम के तहत वहां से खनन का काम बंद करवाने के लिए संघर्ष करते हैं कि खनन के काम को बंद किया जाए, क्योंकि उससे उनके यहाँ पर वन और मिट्टी का क्या हो रहा है, एक खराब हो रही है वहां की मिट्टी। ठीक है, हिमाचल में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन कई क्षेत्रों में वन कटाई को रोकने के लिए कामयाब नहीं रहा, बल्कि स्थानीय पौधों की प्रजातियों के प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान को सफल बनाया उन लोगों ने। ठीक है, चौथा पॉइंट है, टिहरी में किसानों का बीज बचाओ आंदोलन और नवदाने ने दिखा दिया कि रासायनिक जो उर्वरक थे, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स थे, उनके बिना भी, उनके यूज किए बिना भी हम फसल को अच्छे से अच्छे तरीके से कर सकते हैं। यानी कि आप अगर फसल करना चाहते हैं, अपनी कृषि, अगर आप कृषक बनना चाहते हैं, किसान बनना चाहते हैं, तो जरूरी नहीं है आपकी अपनी मिट्टी के अंदर दवाइयों का ही उपयोग करेंगे तभी पैदावार अच्छी होगी। आप बिना दवाइयों के भी खेती कर सकते हैं, उससे आपकी मिट्टी की उर्वरता अच्छी बनी रहेगी। ठीक है, और हमारी मिट्टी में कोई भी किसी प्रकार के रसायन नहीं मिलाए जाएंगे। भारत में प्रयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम शब्द वनों के प्रबंध और पुनः निर्माण में स्थानीय समुदायों की सबसे ज्यादा भूमिका, महत्व या फिर उजागर करते हैं। संयुक्त वन प्रबंधन का प्रस्ताव पास करने वाले में उड़ीसा सबसे पहला राज्य बना था। ठीक है, और यहाँ पर हम इस चैप्टर को खत्म करते हैं। चैप्टर हमारा छोटा सा था। ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको दिखा देता हूं, जिनकी प्रैक्टिस आप जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं कि भाई हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चंस बनेंगे बोर्ड में, वो आपके इसी सपोर्ट मटेरियल के काफी सारे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए इसमें मिल जाएंगे, भले वो 1 मार्क्स वाले हों या फिर 2 से 5 मार्क्स वाले हों। ठीक है, हमारे क्वेश्चंस यहाँ से ये रहे। एक बार आप इन्हें रिटन प्रैक्टिस जरूर करना, जिससे आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा चैप्टर ये खत्म होता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दो, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करके जाना, और फटाफट कमेंट करके बताया करो यार कि किस किस चैप्टर पे जल्दी से वीडियोस लेकर के आनी है। ठीक है।